राम राम भाई लोगों, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अगली रियासत की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत है और ये जाट रियासत है आपकी कौन सी? भरतपुर। राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत भरतपुर के बारे में हमारी चर्चा। याद रखना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जो कहा जाता है भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की क्या करती है? पूजा करती है। तो याद रख लेना, भरतपुर की जाट है ये भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की पूजा करते हैं। वह जाटों की कुल देवी होती है, कुल देवी, जिसका नाम आता है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता ये भरतपुर के या राजस्थान के जाटों की कुल देवी कहलाती है, राजेश्वरी माता। तो ये भरतपुर का जाट साम्राज्य औरंगजेब के समय उदय हुआ था। कारण क्या मना था? उस समय सबसे बड़ा अत्याचारी शासक हुआ था दिल्ली का, जिसका नाम आता है कौन सा? औरंगजेब। ये औरंगजेब है, ये औरंगजेब क्या करता था? इस हिंदू राष्ट्र को, काफिरों के राष्ट्र को इस्लाम के राष्ट्र में तब्दील करना चाहता था। उसी समय कहा जाता है आपका सिंसना घाट गांव का एक जाट हुआ करता था, सीना गांव, और ये पड़ता था आपके मथुरा। यहां पर कहा जाता है एक जाट हुआ करता था जिसका नाम आता है गोकुल्ला जाट। इस गोकुल्ला जाट के द्वारा कहा जाता है सबसे पहले जाटों को एकत्रित किया गया था सन 1666 के अंदर, और इसके बाद में कहा जाता है इनका प्रमुख लक्ष्य बना था। वो लक्ष्य एक ही था कि हम अब कोई सा भी कर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसने आवाज उठाई थी सबसे पहले औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध, और आवाज उठाकर इसी गोकुल्ला जाट के द्वारा कहा जाता है आपका मथुरा था। यहां पर मुगल फौजदार हुआ करता था अब्दुल नानी। इस अब्दुल नानी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब्दुल नानी की हत्या के साथ में कहा जाता है जाट और मुगलों के संघर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इस बात का पता औरंगजेब को चलता है, तो औरंगजेब कहा जाता है अपने सबसे बड़े मुगल फौजदार हसन अली को भेज देता है, और हसन अली सबसे बड़ी मुगल सेना लेकर आया था, और उसी मुगल सेना के साथ में युद्ध किया था। तो वो किसने किया था? गोकुल्ला जाट ने। अब इसके बाद में मुगल सेना से कहा जाता है संघर्ष की शुरुआत हो ही गई थी। इसी संघर्ष के बाद में कहा जाता है कि युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम आता है तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध जाटों और मुगलों के बीच में लड़ा गया पहला युद्ध है। तो वो कौन सा युद्ध कहलाता है? तिलपत का युद्ध। ये लड़ा गया था 1669 के अंदर। तिलपत का मैदान कहां पर पड़ता था? यूपी में। अब क्यों समझ जाए ये तिलपत है, इसका वर्तमान क्षेत्र ये कहां पर है? तो याद रखना, वर्तमान में तिलपत का क्षेत्र है वो कहां पर आता है? हरियाणा में। उस समय कहा जाता है मुगल फौजदार आया था हसन अली। मुगल फौजदार हसन अली सबसे बड़ी विशाल सेना लेकर आया था। इधर कौन था? तो इधर था आपका कौन सा? गोकुल्ला जाट। अब गोकुल्ला जाट के साथ में जाटों की सेना भरतपुर और मथुरा के इस तिलपत के मैदान में कहा जाता है घमासान युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में कहा जाता है जाट है मुगलों से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और इस पराजय के बाद में कहा जाता है गोकुल्ला को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी के तौर पर इसी गोकुल्ला को कहा जाता है कि आगरा दरबार के अंदर पेश किया जाता है। किसके सामने? औरंगजेब के समक्ष। औरंगजेब ने कहा जाता है गोकुल्ला जाट को एक ही बात की थी, यदि गोकुल्ला तू इस्लाम स्वीकार करता है तो मैं तेरे को आज से ही मथुरा और भरतपुर का क्या बना दूंगा? शासक बना दूंगा। लेकिन कहा जाता है गोकुल्ला जाट ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा ऊपर को ठुकराते हुए एक ही चीज कही थी, मुझे मरना कबूल है लेकिन मैं कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। और इसी कारण कहा जाता है इसी आगरा के दुर्ग में गोकुल्ला की सरेआम क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी, और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा कर कहा जाता है पक्षी और पशुओं को डाल दिए गए थे।
इसी कारण कहा जाता है जाटों का सबसे बड़ा क्या हो गया, अपमान हो गया। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए इसी गोकुला का उत्तराधिकारी बना था राजा राम सिंह। जाटों के अंदर गोत्र आती है, तो इसका उत्तराधिकारी आता जिसका नाम आता है कौन सा, राजा राम। ये राजा राम है, ये शासक बना था, याद रखना 1670 के अंदर ये शासक बना था। राजा राम शासक बनते सबसे पहले एक ही कार्य किया, सभी जाटों को एकत्रित करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। और जाटों को एकत्रित करके इसने औरंगजेब को ललकार लिया कि औरंगजेब आजा, हम क्या करते हैं, दो दो हाथ। तो कहा जाता है औरंगजेब को प्रथम बार जाटों ने वापस ललकार लिया। यह आपकी दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन सा, औरंगजेब। अब जैसे ही कहा जाता है राजा राम ने जाटों को एकत्रित के औरंगजेब को ललकारा, औरंगजेब ने अपने पोते को भेजा था जिसका नाम आता है कौन सा, बेदार बख्त। ये बेदार बख्त है, ये कहा जाता है मुगलों की विशाल सेना लेकर आया था। और इसी बेदार बख्त का सहयोग किया था राजस्थान के अंदर, तो वो किया था आपकी किस रियासत, आमेर रियासत या जयपुर रियासत के शासक जिसका नाम आता है आपका महाराजा बिशन सिंह। बिशन सिंह, महाराजा बिशन सिंह के नेतृत्व के अंदर विशाल सेनाएं थी और मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था बेदार बख्त। इन दोनों की सेना के साथ में संघर्ष हुआ था, किसका, राजा राम का। और राजा राम के साथ में कौन सी सेना है, जाट सेना। और इन दोनों के बीच में संघर्ष के बाद में कहा जाता है इतनी बहादुरी से इन्होंने संघर्ष किया कि इस युद्ध में बेदार बख्त यानी मुगलों की सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। और पराजित होने के बाद में कहा जाता है ये दिल्ली की ओर भाग जाते हैं और बिशन सिंह आमेर चला जाता है। उसके बाद में राजा राम रात्रि के समय कहा जाता है यहाँ पर जाटों की सहायता से आक्रमण करता है। और यह आक्रमण किया था कहां पर, सिकंदरा के अंदर। और ये सिकंदरा कहां पर पड़ता है, आगरा। अब याद करो सिकंदरा के अंदर क्या चीज है, तो इस सिकंदरा के अंदर मुगलों के सबसे महान बादशाह अकबर का क्या बना हुआ है, मकबरा बना है। अकबर के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो कभी क्वेश्चन ना दे, अकबर के मकबरे का वास्तुकार खुद अकबर ही। अकबर का मकबरा, ये अकबर का मकबरा बना हुआ है। ये कहा जाता है आपकी बौद्ध शैली से निर्मित था, बौद्ध शैली से निर्मित। और ये मुगलों का एकमात्र मकबरा जो बिना गुंबद का बना है, बिना गुंबद, यानी इसके अंदर कहा जाता है गुंबद नहीं बना है। और इसके अंदर कहा जाता है जो द्वार लगे हुए थे, ये द्वार किसके बने थे, तो याद रखना ये तांबे के द्वार बने थे, तांबे प्लस चांदी का मिश्रण से इन द्वारों का निर्माण हुआ था। ये मकबरा है अकबर का। इस मकबरे के अंदर कहा जाता है रत्न जड़ित मकबरा, यानी इसके अंदर रत्न प्लस सोना प्लस चांदी, ये सारी की सारी कहा जाता है इतनी शानदार तरीके से सुसज्जित हुआ करता था। इसी कारण कहा जाता है राजा राम ने इन्हीं जाटों की सहायता से रात्रि के समय कहां पर आक्रमण कर दिया, सिकंदरा पर। और इस आक्रमण के बाद में कहा जाता है द्वारों को तोड़ दिया गया, रत्न सोना चांदी था इनको लूट लिया गया। और इसको लूटने के बाद में अकबर के मकबरे की क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के बाद में यहां से अकबर की अस्थियां थी, इन अस्थियों को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर कहा जाता है अस्थियों को जला दिया इसी औरंगजेब के सामने। कहा जाता है जैसे ही अस्थियों को जलाया गया, क्योंकि ये इस्लाम है, इस्लाम में जलाना वर्जित है, यहां पर जलाने के बाद में कहा जाता है इन अस्थियों को यहां से उठाया और उठाने के बाद में कहा जाता है गोदावरी नदी में प्रवाहित करवा दिया था। और इसके बाद में राजा राम ने औरंगजेब को समाचार भेजे
कि सुन रे औरंगजेब, तू जीवित व्यक्ति को इस्लाम स्वीकार करवाता है और हम वो जाट है जो मरे व्यक्ति को हिंदू धर्म क्या कर देते हैं, स्वीकार करवा देते हैं। इस प्रकार अकबर की अस्थियों को जलाकर जाटों ने गोकुला के अपमान का क्या ले लिया था, बदला ले लिया। इसके बाद में कहा जाता है औरंगजेब चाहकर भी इन जाटों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। क्यों नहीं बिगाड़ पाया था? क्योंकि कहा जाता है इसी राजा राम का उत्तराधिकारी आया था जिसका नाम आता है आपका चूड़ामन। ये चूड़ामन है, ये चूड़ामन कहा जाता है जाटों के अंदर सबसे महान शासकों की श्रेणी के अंदर आता है, राजा राम का उत्तराधिकारी। चूड़ामन, ये चूड़ामन है, ये कहा जाता है 1688 के अंदर शासक बना था और ये 1721 तक क्या रहा था, शासक रहा था। इस चूड़ामन ने कहा जाता है इतनी विशाल सेना बना ली कि औरंगजेब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। इसी कारण कहा जाता है चूड़ामन ने किला बनाया था और ये किला कौन सा, थून का किला। और थून का किला बनाकर यहीं पर औरंगजेब के समय कहा जाता है स्वतंत्र जाट साम्राज्य की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तो याद रखना जाट साम्राज्य का संस्थापक हुआ था, तो वो जाट साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ था, तो वो हुआ था आपका कौन सा, चूड़ामन। अब इसके बाद में आगे चले तो इसी के द्वारा कहा जाता है सर्वाधिक विकास किया गया था आपके भरतपुर जाट साम्राज्य का। इसी चूड़ामन ने कहा जाता है आगे चलकर संघर्ष किया था और यह संघर्ष किनके साथ में किया था, मुगलों के साथ में। क्यों? क्योंकि इसके समय ये मुगल है, ये मुगल अत्यधिक क्या हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। शक्तिशाली होने का कारण इन मुगलों का सहयोग कर रहे थे राजस्थान की सभी प्रमुख और प्रमुख कौन सी रियासतें, हम प्रमुख और प्रमुख रियासतें इन मुगलों के साथ में। तो यहाँ पर कहा जाता है उस समय शासक आया था मुगलों का जिसका नाम आता है फारूक सियार। अब ये फारूक सियार है, ये फारूक सियार चाहता है कि इनका अंत करना, इन जाटों का अंत करना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ये जाट है, ये जाट औरंगजेब से लेकर आपका बहादुर शाह फर्स्ट था, इसके साथ में भी शानदार तरीके से क्या किया था, संघर्ष किया था। इसके बाद में कहा जाता है इस फारूक सियार ने इन चूड़ामन को पराजित करने के लिए 1716 के अंदर चढ़ाई करवा दी मुगलों की सेना की सहायता से। इस समय कहा जाता है फारूक सियार खुद नहीं आया था, इसने अपने सेनापति को भेजा था और सेनापति के साथ में कहा जाता है फारूक सियार ने आदेश दिया था जयपुर के महाराजा जिनका नाम आता है सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह विशाल सेना लेकर आया था किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, चूड़ामन पर आक्रमण करने के लिए। 1617 को मुगलों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण। अब ये मुगल आक्रमण कर रहे हैं तो इन मुगलों के साथ में जो सहयोग कर रहा है, इन सहयोगकर्ताओं में सबसे मेन नाम आता है, वो आता है आपका जयपुर के शासक। और जयपुर का शासक कौन सा, सवाई राजा जयसिंह। ये पूरा का पूरा भार किसके ऊपर सौंपा गया था, सवाई राजा जयसिंह के ऊपर सौंपा गया था। अब इनका और सहयोग कौन कर रहे हैं, तो याद रखना कोटा का शासक जिसका नाम था कौन सा, भीम सिंह। इनका सहयोग करने के लिए बूंदी का शासक भी आया था, बूंदी का शासक था उस समय बुद्ध सिंह। तीनों की विशाल सेना आ रही है, प्लस इनके साथ में मुगलों की विशाल सेना। और 1716 में कहा जाता है इन्होंने थून के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन राजस्थान के अंदर ये थून का किला इतनी शानदार स्थान पर बना हुआ है कि ये चाहकर भी मुगल प्लस ये संयुक्त सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे नहीं बढ़ने का कारण, तो कारण था पहला थून के किले में जाते हैं तो सबसे पहला कटीला मार्ग आता है, कटीला मार्ग। इसके बाद में पथरीला मार्ग।
अब कटीला मार्ग पथरीला और इतना उबड़ खाबड़ है कि यदि यहाँ से तोपे रख के इस थून के किले के ऊपर आक्रमण करे तो या तो वो भाई साहब जमीन में धस जाती थी तोप, या ऊपर से निकल जाती थी। इस प्रकार थून का किला क्या था, सुरक्षित था। इस चूड़ामन के द्वारा कहा जाता है थून के किले के अंदर रहकर सेना का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था, जबकि अपने पुत्र हुआ करता था जिसका नाम आता है मोहल सिंह। इस मोहल सिंह को कहा जाता है बाहर भेजा गया और इसी मोहल सिंह के द्वारा कहा जाता है इन जाटों ने प्रथम बार गुरीला वह छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। और गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति से कहा जाता है इस सेना ने सर्वाधिक रूप से आपकी संयुक्त सेना के हाथियों, घोड़ों और कहा जाता है ऊंटों को भाई साहब मार गिराया था। इस सवाई राजा जयसिंह को पता ही नहीं चला, नहीं इसके गुप्तचरों को भाई साहब सूचना लगी कि जाट राजा है ये आक्रमण किस प्रकार कर रहे हैं। इस प्रकार इस सेना को सर्वाधिक नुकसान हुआ। इस बात की खबर किसके लगी, फारूक सियार। तो फारूक सियार को लगा कि भाई साहब इन जाटों को पराजित करना आसान है नहीं है, इसीलिए फारूक सियार ने कहा जाता है अपने एक मुगल दरबारी को भेजकर चूड़ामन के साथ में क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और संधि के बाद में कहा जाता है इसी फारूक सियार ने वीर बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। याद रखना प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिन्होंने इन जाटों को वीर बहादुर की उपाधि दी थी, तो वो शासक कौन हुआ था, फारूक सियार। अब इसके बाद में कहा जाता है इसने अपने साम्राज्य का चूड़ामन ने सर्वाधिक विस्तार किया था। इस विस्तार के बाद में कहा जाता है चूड़ामन की मृत्यु हुई थी 1721 में। इस मृत्यु के बाद में कहा जाता है इन दोनों पुत्र हुआ करते थे, इसका पुत्र मोहल और बदन सिंह, इनके बीच में कहा जाता है उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था और उसका फायदा उठाया था मुगलों ने प्लस सवाई राजा जय सिंह ने। अब उसके बारे में हमारी चर्चा। हम देखो प्रथम बार यहाँ पर भरतपुर की जाट रियासत के अंदर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध का कारण बना था पहला मोहकम सिंह, दूसरा बना था आपका जवार सिंह, सॉरी बदन सिंह। अब ये कारण क्यों बना, कारण एक ही था कि शासक उत्तराधिकारी का था वो कौन बनने वाला था, मोहकम सिंह बनने वाला था। लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर इसका दूसरा पुत्र हुआ करता था, चचेरा पुत्र ये बदन सिंह। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये भी क्या बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था। इसीलिए प्रथम बार कहा जाता है 1721 के अंदर आपके भरतपुर के अंदर उत्तराधिकारी का क्या हुआ था, युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध। जैसे ही इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध की शुरुआत होती है उसी समय कहा जाता है इसमें सहयोग कर देता है आपका जयपुर का शासक, और जयपुर के शासक का नाम आता है कौन सा, सवाई राजा जयसिंह। अब सवाई राजा जयसिंह हुए जो एक बार है इन्हीं जाटों के हाथों क्या हो चुका है, पराजित हो चुका है। तो यहां पर कहा जाता है इस सवाई राजा जयसिंह ने किसका सहयोग कर दिया, बदन सिंह का सहयोग कर दिया। उस समय कहा जाता है ये आपका मोहकम सिंह है, ये आपके थून के किले को लूटता है, आग लगाता है और यहां से कहा जाता है मारवाड़ भाग गया था। इस प्रकार अगला उत्तराधिकारी बना था तो वो कौन सा बना था, बदन सिंह। ये बदन सिंह शासक बने थे। ये शासक कब बने थे, 1721 के अंदर। इन्हीं बदन सिंह ने आगे चलकर कहा जाता है सहयोग लिया था वो किनसे, सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह और कहा जाता है बदन सिंह के बीच में गहरी आगे क्या हो गई थी, दोस्ती। और इसी गहरी दोस्ती के कारण कहा जाता है
इन सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बदन सिंह को डींग की जागीरदारी प्रदान की गई थी। जागीरदारी प्रदान की गई थी। इस जागीरदारी के साथ में कहा जाता है ब्रजराज की उपाधि दी थी। ब्रजराज, याद रखना, ब्रजराज की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? बदन सिंह को प्राप्त हुई थी। किसके द्वारा दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। अब इसके बाद में मुगल भी कहा जाता है कमजोर से कमजोर होते जा रहे थे। इधर कहा जाता है सवाई राजा जयसिंह था, इस सवाई राजा जयसिंह ने सहयोग कर दिया। तो इसके बाद में कहा जाता है इस बदन सिंह के द्वारा आपका सर्वाधिक विस्तार किया गया था। जाट साम्राज्य का विस्तार के बाद में इन्हीं को कहा जाता है आपका भरतपुर का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कभी क्यों सुना दे? भरतपुर जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ था? बदन सिंह हुआ था। इन्हीं बदन सिंह के द्वारा कहा जाता है आपके डींग के महलों का निर्माण करवाया गया था। ये डींग के महल है, ये राजस्थान के अंदर जल महलों का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। आपके जल महल मेवाड़ के अंदर भी है, आपके जल महल आमेर के अंदर भी है, लेकिन राजस्थान में जल महलों के लिए प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है? आपका डींग भरतपुर प्रसिद्ध है। इन्हीं डींग के महलों के अंदर कहा जाता है आपका स्वरूप तालाब, इसका निर्माण करवाया था। तो वो करवाया था इन्हीं बदन सिंह के भाई रूप सिंह के द्वारा। तो इनको स्वरूप तालाब या रूप तालाब भी कहते हैं। इनका निर्माण करवाया गया था रूप सिंह। ये रूप सिंह कौन से थे? तो याद रखना ये बदन सिंह के भाई हुआ करते थे। इनके बाद में कहा जाता है आगे चलकर इन्हीं बदन सिंह के द्वारा आपके कुमेर के महलों का भी क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ये कुमेर के महलों का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना 1726 के अंदर है। और आपके डींग के महलों का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना 1730 के अंदर। अब इसके बाद में कहा जाता है इस बदन सिंह है, इस बदन सिंह के द्वारा आपका साम्राज्य का विस्तार किया गया था। इन्हीं के समय कहा जाता है बदन सिंह के साम्राज्य की बागडोर इनके पुत्र सूरजमल जाट ने ले ली थी। तो अब देखते हैं जाटों का सबसे महान शासक जिनका नाम आता है आपका सूरजमल जाट। ये कहा जाता है 1721 से लेकर 1756 तक क्या रहते? शासक रहते। 1756। अब बदन सिंह और बदन सिंह का सबसे महान योग्य पुत्र जिनका नाम आता है सूरजमल जाट। अब सूरजमल जाट के बारे में हमारी चर्चा। महाराजा सूरजमल जाट 1756 से लेकर 1763 तक शासक रहते। इन्हीं सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून शासक। अफलातून का अर्थ होता है महान शासक कहा जाता है। उस समय मुगल हुआ करते थे। उस मुगल एक शक्ति से डरते थे, तो वो शक्ति और कोई नहीं थी। वो कौन सी थी? सूरजमल जाट। उस समय का सबसे सुदृढ़ शासक हुआ करता था सूरजमल जाट। इसी सूरजमल जाट के द्वारा सबसे पहले कहा जाता है कि भरतपुर नगर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये भरतपुर नगर है, ये भरतपुर नगर है। कहां पर बसाया गया था? इनके बारे में हमारी क्या चर्चा। तो जाट शासक है, किसके द्वारा कहा जाता है? आपका एक क्षेत्र पड़ता है इस जाट रियासत के पास। यहां पर 1733 में कहा जाता है भरतपुर
नगर की स्थापना की गई। भरतपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो ये भरतपुर नगर है, ये भरतपुर नगर कहां पर बसाया गया था? तो ये रोहिला के क्षेत्र में बसाया गया था। के क्षेत्र के अंदर। अब इसके बाद में कहा जाता है यहाँ पर भरतपुर का जाट शासक हुआ करता था। इसी जाट शासक के समय कहा जाता है मुगलों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है मुगल दरबार के अंदर उस समय शासक हुआ करता था आपका अहमद शाह। इस अहमद शाह के दरबार में एक ब्राह्मण रहा करता था। इस ब्राह्मण की एक कन्या थी। तो कहा जाता है उस मुगल बादशाह की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ गई, तो उन्होंने सहायता मांगी थी। वो सहायता किसे मांगी थी? सूरजमल से। तो सूरजमल ने समाचार भेजे थे मुगल बादशाह को कि मुगल बादशाह आप उस ब्राह्मण कन्या को सह सम्मान भाई साहब उनके परिवार वालों को वापस लौटा दो, क्योंकि मुगल बादशाह उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन इन्होंने धमकी भरे शोर में कहा था या तो उस कन्या को रिहा कर दिया जाए या युद्ध के लिए क्या हो दो, तैयार हो दो। तो उन्होंने भाई साहब इनकी शक्ति को पहचाना नहीं और यहां तक कह दिया मुगल बादशाह ने कि अकेला मत आना, आए तो जाटने को साथ लेकर आना। उसी समय कहा जाता है ये सूरजमल जाट है। इसी सूरजमल जाट ने 1753 के अंदर विशाल जाटों की सेना ली और जाटों की सेना लेते हुए कहा जाता है हरियाणा जीतते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा जाता है दिल्ली पर क्या बोल दिया था? दावा। दिल्ली पर दावा जैसे ही बोला कहा जाता है मुगल सेना है। इस मुगल सेना और जाटों की सेना के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था आपके एक दिल्ली के पास में दुर्ग पड़ता है जिसका नाम आता है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। इस फिरोज शाह कोटला के पास में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई। तो बहादुर कहा जाता है उस समय मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह ने घुटने टेक दिए और कहा कि मेरी गलती हो गई, आज से मैं इस कन्या को ससम्मान आपको वापस लौटाता हूं। उसके बाद में 15 दिनों तक कहा जाता है शानदार तरीके से आओ भगत की थी किसकी? सूरजमल जाट की। अब इसके बाद में कहा जाता है कि सूरजमल जाट इतना सुदृढ़ हो रहा था तो ये अच्छा मुगलों को ही नहीं लग रहा था, अंग्रेजों को ही नहीं लग रहा था। इसी कारण बना था। तो वो कारण बना था इसकी महत्वाकांक्षा, क्योंकि इसके महत्वाकांक्षा संपूर्ण भारत पर विजय करने की थी। ये कहा जाता है दिल्ली का क्या बनना चाहता था? शासक बनना चाहता था। तो इसके द्वारा कहा जाता है इसी भरतपुर नगर की स्थापना की गई थी। यहीं पर कहा जाता है एक दुर्ग बनाया था और इस दुर्ग का नाम आता है आपका लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अब ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है, ये कहां पर बना है? तो याद रखना ये बना है फतेहगढ़ी में और यहां पर पहले शासक हुआ करता था रुस्तम खां। रुस्तम सांगरिया। ये रुस्तम सांगरिया यहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है फतेहगढ़ी की स्थापना करवाई थी सन 1700 में। ये रुस्तम था। इस रुस्तम का पुत्र नाम आता है जिसका नाम आता है आपका आस्करण। ये आस्करण सांगरिया था। उस समय कहा जाता है फतेहगढ़ी का शासक हुआ करता था। इसी को कहा जाता है 1733 में पराजित किया था किसके द्वारा? भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के द्वारा। और पराजित करने के बाद में इसी स्थान पर कहा जाता है एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। यही दुर्ग आगे चलकर लोहागढ़ के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। इसका नाम लोहागढ़ क्यों पड़ा था? शुरुआत में इस दुर्ग का नाम लोहागढ़ दुर्ग नहीं था, शुरुआत में इसका नाम भरतपुर दुर्ग हुआ करता था। ये लोहागढ़ क्यों पड़ा था, क्या कारण बना था, इसके बारे में हम क्या करते हैं थोड़ी सी चर्चा। अब जाट होते हैं, जाट कहते हैं दिमाग के बड़े तेज हुआ करते थे। इस दुर्ग का निर्माण किया था लोहागढ़ का। ये राजस्थान का अंतिम मिट्टी से बना दुर्ग है।
मिट्टी से बना दुर्ग। अब महाराजा सूरजमल ने क्या करवाया, इसके चारों ओर दोहरा परकोटा बना दिया। ये नहीं, 2 दीवारें बना दी, एक दीवार अंदर एक दीवार बाहर। अब ये दीवार कितने मीटर की थी, 100 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। और इस दीवार के अंदर क्या भरवा दी, रेत भरा दी। इसके बाद में यहां पर कहा जाता है 60 मीटर चौड़ी एक खाई का निर्माण करवाया। और इस खाई के अंदर कहा जाता है इसने क्या भरवा दिया, जल। और जल भराकर इसमें क्या छोड़ दी, मगरमच्छ। इसमें जल कहां से आता था, तो यहां पर मोती सागर झील बनी हुई है, मोती सागर झील। इस मोती सागर से कहा जाता है कि नहर निकाली गई थी जिसका नाम आता है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर। इसी सुजान गंगा नहर का पानी आता है आपके इस चारों ओर बनी खाई के अंदर। अब शानदार तरीके से व्यूहरचना कर दी कि कोई भी पैदल से ना तो वैसे ही प्रवेश नहीं कर सकती, खाई को पार करेंगे तो यहाँ पर कौन खातेंगे, मगरमच्छ। दूसरा, यहाँ पर परकोटा बनाया, चारों ओर कहा जाता है मजबूत परकोटा जिसमें रेत भराई गई है। तो यदि तोपों का वार करेंगे तो कहा जाता है तोपें इस मिट्टी के अंदर धंसकर यहीं की यहीं रह जाएगी। इसी कारण कहा जाता है राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको न तो राजपूत जीत पाए, न मुगल जीत पाए, न अंग्रेज जीत पाए, न मराठा जीत पाए। इसीलिए राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है। ये अजय दुर्ग आपका कौन सा बड़ा है, तो याद रखना लोहागढ़ दुर्ग। इसके बारे में हमारी चर्चा आगे होगी, क्योंकि इस दुर्ग को बनने में कुल कितने वर्ष का समय लगा था, 8 वर्ष का समय लगा था। इसके निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, 1734 में। 1734 में कहा जाता है आपके भरतपुर नगर की स्थापना के साथ में दुर्ग के निर्माण की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। अब इनके बाद में कहा जाता है जैसे जैसे महाराजा सूरजमल की शक्तियां बढ़ रही थी, मुगलों को भी डर लग रहा था, अंग्रेजों को भी डर लग रहा था। और इन दोनों ने कहा जाता है मराठाओं को इन सूरजमल के विरुद्ध भड़का दिया था। और मराठा राजा उस समय कहा जाता है मल्लाराव होलकर हुआ करता था। इसी मल्लाराव होलकर के द्वारा कहा जाता है भरतपुर पर क्या कर दिया गया था, आक्रमण। ये भरतपुर पर आक्रमण था। तो ये किस दुर्ग पर हुआ था, तो याद रखना भीम के दुर्ग के ऊपर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो मल्ला राजा होलकर के द्वारा किया गया था। मल्ला राजा होलकर के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में कहा जाता है मराठाओं ने एडी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन कहा जाता है ये जीत नहीं पाए। इसके अंदर इन मराठाओं को नुकसान भी हुआ था। इस मल्ला राजा होलकर का पुत्र कहा जाता है इस संघर्ष के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में मल्ला राजा होलकर ने जाटों से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। इसके बाद में कहा जाता है कि युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध में कहा जाता है आपका महाराजा सूरजमल था। ये महाराजा सूरजमल इन मुगलों का सहयोग करने के लिए क्या हो गया था, राजी हो गया।